जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के गृह मंत्री द्वारा संसद में पेश नए कानूनों का प्रावधान। इसके ऊपर ये तो वैसे देखा जाए तो बहुत लंबा सब्जेक्ट है और तो हम लोग तो इतना लंबा चर्चा नहीं कर सकते हैं, संक्षिप्त चर्चा ही करेंगे। उसमें 3 कानूनों के अंदर में संशोधन के लिए हमारे देश के गृह मंत्री ने लोकसभा में बिल पेश किया है। उसमें 3 जो है उसमें प्रमुख हैं इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एक इंडियन एविडेंस एक्ट। ये तीनों ही अंग्रेजों के ज़माने के बनाए हुए कानून हैं। सबसे पुराना इन तीनों में कानून है इंडियन पेनल कोड, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं आईपीसी। दूसरा जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये लास्ट इसमें संशोधन हुआ था 1973 में। मतलब उसको भी पहले वाला कानून तो जो है वो 163 साल पुराना है इंडियन पेनल कोड। दूसरे वाला जो कानून है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वो 1973 में उसमें संशोधन किए गए थे, मतलब 50 साल पहले। और तीसरा जो इंडियन एविडेंस एक्ट वो भी करीब करीब 150 साल पुराना है। अब हमारे संसद में लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों में संशोधन करने के लिए बिल पेश किया है और उसमें तीनों को दिया गया, उसका हिंदी नामकरण है भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। तीनों कानून को 2023 दिया गया है। तत्पश्चात इसको पेश करने के बाद गृह मंत्री ने इसे पार्लियामेंट के टेबल पर तो रखा ही है, लेकिन रखने के बाद इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए सिफारिश की है। सिलेक्ट कमेटी को इसलिए सिफारिश की है क्योंकि सिलेक्ट कमेटी एक ऐसी कमेटी है जिसमें पार्लियामेंट के सभी दलों के, लोकसभा के सभी दलों के सदस्य हैं एवं आपस में इन तीनों विधेयकों पर, प्रस्तावित विधेयकों पर वो अच्छे से चर्चा कर सकें, बिना किसी बेरोक टोक के, बिना किसी लाग लपेट के आपस में चर्चा कर सकें और तत्पश्चात उनका जो मसौदा तैयार होगा, जो उसमें सर्वसम्मत या बहुमत से, उसे ही हमारे गृह मंत्री आगामी जो शीतकालीन अधिवेशन होगा संसद का, लोकसभा का, चाहे नवंबर में हो या दिसंबर में, उसमें पेश करेंगे। उसमें पेश करने के बाद, पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति स्वीकृति देंगे, गैजेट नोटिफिकेशन होगा और नया कानून बन जाएगा। अब बात यह है कि इसकी, इन नए कानूनों के जो प्रावधान जो माननीय गृह मंत्री जो लाए हैं लोकसभा में, इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी कि आज से 163 साल पुराना इंडियन पेनल कोड है। उसके बाद जमाने ने बहुत करवट ली है, भारत में भी बहुत चेंजेस आए हैं, सारी दुनिया में चेंजेस आए हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज वालों के जो मानसिकता है एवं उनका जो चाल चलन है, उनका जो रवैया है, उनकी जो कार्यशैली है, उसमें भी काफी चेंजेस आए हैं। तो उसमें समय के हिसाब से बदलाव करना बहुत जरूरी था, बहुत वर्षों से अपेक्षित था, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। किन कारणों से नहीं हो पाया, या सरकारों की थोड़ी खामख्याली या थोड़ा ढीलापन भी उसके लिए जिम्मेदार होगा। मैं केवल अब मतलब जो लोग सब लॉ मेकर्स थे हमारे देश में आजाद भारत के समय, प्रथम जो लोग थे लॉ मेकर्स में 2-4-5 का नाम उदाहरण दूंगा आपको। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये थे बैरिस्टर, बैरेट लॉ। दूसरे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, 10 साल तक राष्ट्रपति रहे, वो भी बैरिस्टर थे। जो हमारे कानून मंत्री थे बी.आर. आम्बेडकर, जिनको संविधान का निर्माता कहा जाता है, वे भी बैरिस्टर थे। महात्मा गांधी, जिन्होंने आंदोलन खड़ा किया था अंग्रेजों के खिलाफ, वे भी बैरिस्टर थे। इनके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल, हाँ, जो प्रथम होम मिनिस्टर थे हमारे देश के, वो भी बैरिस्टर थे। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां, विभूतियां
सब थी, जो सारे के सारे कानून को बहुत अच्छे से जानकारी रखते थे। कानून को वो बहुत बड़े बड़े प्रैक्टिस भी, बड़ी बड़ी कोर्टों में, विभिन्न हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते थे, कानून के बहुत अच्छे जानकार थे। इसके बावजूद भी कोई भी विशेष कोई बदलाव नहीं हुआ। बहुत दुख की बात है। और बड़े सुखद आश्चर्य की बात अब है कि किनके समय यह बदलाव हो रहा है। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उनको, वो कोई लॉ पास नहीं किए हुए हैं, कोई लॉ डिग्री होल्डर नहीं है। हमारे जो अभी गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो भी कोई लॉ डिग्री होल्डर नहीं है। और ये लोग, इन लोगों ने महसूस किया कि भारत की जनता के साथ न्याय नहीं हो रहा है आजादी के पश्चात भी, तभी ये कानून लाया जा रहा है, लाया गया है। अब इसके लिए देखिए तैयारी पिछले 4 साल से नेशनल लॉ कमीशन इसकी तैयारी कर रहा है। इसके अलावा भारत में कुछ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी हैं, जो हमारे ईस्टर्न जोन में, जैसे कटक में भी एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है पिछले करीब 15 साल से। तो हमारे देश में पिछले 15-20 साल के नीचे पूरे देश भर में 4 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की कल्पना की गई थी एवं स्थापना की गई थी। उसमें ईस्टर्न जोन में कटक में भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच है। उसके इन चारों के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं, एवं पिछले वर्षों में हो सकता है कि भारत में और भी कई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हो गई होंगी, सबके जो चांसलर हैं उनको चेयरमैन बनाकर भारत सरकार ने एक कमेटी की स्थापना की थी। और अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के तहत जो समिति बनी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है और उसी रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस दी हैं। उसी रिकमेंडेशंस के आधार पर भारत सरकार ने कानून में यथोचित संशोधन किया है एवं उसका नामकरण भी किया है एवं पार्लियामेंट में बिल पेश भी किए हैं केंद्रीय गृह मंत्री। अब उदाहरण के तौर पर सभी विषयों के ऊपर तो हम चर्चा करेंगे तो बहुत घंटों समय लग जाएगा और उतनी सारी डिटेल्स अभी तक हमारे पास आई भी नहीं है, फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन 1-2 पॉइंट के ऊपर मैं बोलना चाहूँगा। जैसे अंग्रेजों ने ये सारे कानून जो है अंग्रेजों ने अपने सुविधा के हिसाब से बनाए थे। ये किसी भारत के लोगों के सुविधा के हिसाब से एक भी कानून नहीं बनाए, अपने सुविधा के हिसाब से बनाए थे। मसलन उन्होंने एक राजद्रोह, उनके समय में एक बड़ा कानून था राजद्रोह कानून, मतलब सेडिशन चार्जेस। वो सेडिशन चार्जेस क्या है कि जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बोलेगा, जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाएगा जाएगा, उसको राजद्रोह में केस में फंसाते थे। लेकिन चूंकि ब्रिटिश तो हमारे देश से गए वो 76 साल हो गया, तो अब तो वो राजद्रोह वाला बात भी नहीं है। अब तो प्रजातांत्रिक देश है, आजाद देश है भारत। तो उसको अमित शाह ने उसको कंप्लीट खत्म कर दिया, उस कानून को, राजद्रोह कानून को। दूसरी बात है कि जैसे 144 धारा बहुत फेमस है। 144 धारा, कहीं पर कोई डिस्प्यूट अगर होती है, अड़ोस पड़ोस में भी कोई सिविल कंस्ट्रक्शन को लेकर डिस्प्यूट हो जाती है, भारत में अनेकों कोर्ट में, विशेषकर निचली अदालतों में 144 धारा के केस में सोचता हूँ आज की तिथि में भी हजारों केस पेंडिंग हो गए। उसको नया नामकरण दे दिया और उसकी नई धारा भी लिखी गई है, 171 हो गया। वो पहले 144 था, अब वो 171 हो गया। और इस तरह जो कानून में आमूल-चूल परिवर्तन किए गए, उस आमूल-चूल परिवर्तन के साथ में अब सारी कानून की जो पुस्तकें हैं वो एक तरह से समूची रीप्रिंट होंगी। और जो रीप्रिंट होंगी उसमें जो प्रथम में तो कठिनाइयां थोड़ी आएगी, पुलिस वालों को भी कठिनाइयां आएगी, वकीलों को भी आएगी, जो अदालतों में जो जज हैं उनको भी आएगी, वो कठिनाई आएगी। जब भी आप कोई बड़े चेंजेस करेंगे तो स्टार्टिंग में इम्प्लीमेंटेशन में 1 साल 2 साल 3 साल कठिनाई आएगी, उसको तो लेकिन झेलना पड़ेगा देश के बेहतर स्वास्थ्य के लिए। अब मैं बता रहा हूं कि उसमें क्या क्या, एक तो मिसाल के तौर पर मैं ये बताऊं, उसमें एक धारा यह भी लिखी गई है कि आजकल जो चलता है ना लव जिहाद, ये लव जिहाद का मामला क्या है, ये मासूम लड़कियों को, विशेषकर हिंदू लड़कियों को बरगलाकर, बहलाकर, फुसलाकर और झांसा में लिया जाता है। एवं वो जो लोग लेते हैं सब, उनका नाम जैसे राजू, पप्पू
ये सब नाम, मुन्ना, ये सब जो नाम रखा जाता है, एवं दूसरे दूसरे हिंदू नाम भी रखे जाते हैं और लड़कियों को, मासूम लड़कियों को फंसाया जाता है। अब क्या है कि किसी को फंसाकर, बहलाकर, फुसलाकर और झूठा नामकरण रखकर किसी को अगर फंसाया गया एवं यौन संबंध अगर उससे बनाए गए और उसको धर्मांतरित किया गया, जैसे लव जिहाद किया गया, तो उसके ऊपर भी कठोर सजा होगी। ये जो लव जिहाद का जो मामला है अभी भी भारत में 4-5 राज्यों में है, जैसे यूपी में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, ऐसे 4-5 स्टेट हैं जो लव जिहाद के मामले को डील करने के लिए वहाँ कानून बने हैं। लेकिन इसके ऊपर अब नेशनल लॉ बनने जा रहा है। एक और बात मैं बताऊं, जैसे कि बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर भी हमारे देश में मतलब क्या कि सारे कानून जैसे चल रहे वैसे ये भी कानून चल रहे हैं। अब जो कानून में बदलाव किए जाने की प्रस्तावना की गई है उसमें है कि बच्चों से संबंधित, महिलाओं के संबंधित जो भी अपराध होंगे उसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में डील किया जाएगा। यहां तक कि जो थाने वाले क्या करते हैं, अपने इलाके में केस कम दिखाने के लिए किसी पर्टिकुलर थाना एरिया में कोई अगर अपराध भी घटता है वो लोग मना कर देते हैं एफआईआर लेने के लिए। तो ना नहीं, ये हमारे थाने में नहीं आता, ये दूसरे थाने में जाए, वहां जाओ, यहाँ जाओ, मतलब आदमी दौड़ता रहेगा इधर से उधर, उधर से इधर। अब क्या है कि कोई थानेदार मना नहीं कर सकता। अब तो चाहे आपके थाने में अगर नहीं भी है तो आप दूसरे को मना नहीं कर सकते। उसको बोलते हैं जीरो एफआईआर। आपके थाने में वो एफआईआर भी रजिस्टर होगी जीरो एफआईआर के तहत। फिर बाद में अगर मामला वास्तव में देखा जाएगा छानबीन में कि अगर आपके थाने में है, अच्छी बात है। आपके थाने में अगर नहीं है, दूसरे थाने में, तो वो दूसरा थाना वाला डील करेगा, लेकिन आप मना नहीं कर सकते। पहले क्या मना कर देते थे थानेदार लोग और टालम टोल कर देते थे कि हमारा एरिया नहीं, दूसरा का एरिया है, या ये कानून यहाँ ऐसा लागू नहीं होता, वैसा लागू नहीं होता। लोग हाईकोर्ट में जाते थे, हाईकोर्ट से ऑर्डर कराते थे, तब थानेदार जाके केस रजिस्टर करता था। अब वो सब बातें भी खत्म हो गई है, क्योंकि आजाद देश है तो यहाँ का कानून भी आजादी के हिसाब से बनना चाहिए। और आजकल सब हम लोग जानते हैं कि आजकल ठगी का सब नया नया फॉर्मूला भी आ गया है, साइबर क्राइम। वो साइबर क्राइम को डील करने के लिए भी कानून चाहिए। तो इसलिए आज के हिसाब से इन कानूनों में बदलाव सुझाया गया है। अच्छा, और एक बात क्या है, मुख्य बात इसमें जो गृह मंत्री ने बिल पेश करते हुए कहा था कि हमारा उद्देश्य किसी को दंडित करना नहीं है, कि हम भारतीयों को दंडित करना चाहते हैं जैसा अंग्रेजों की मंशा थी। हम चाहते हैं कि सभी को न्याय मिले, न्याय बराबर मिले। ये उद्देश्य रखकर हम ये कानून लेके आए हैं। दूसरी इसकी अंतर्निहित भावना जो उनकी स्पीच से मैं जो समझा हूं वो ये है कि लोगों को जैसे 20 साल 30 साल लंबा समय लग जाता था मतलब ट्रायल के लिए, वो चाहते हैं कि स्पीडी ट्रायल हो। वास्तव में ये जरूरी भी है, नहीं तो पहले हम लोग जैसे हिंदी फिल्म में देखते थे तारीख पे तारीख लगता था और अनेकों साल कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हुए लोगों को लग जाता था। अब वो सब नहीं होगा। जो आज के समय के हिसाब से रैपिड चेंजेस इसमें सुझाए गए हैं। अब ये जो सब सिलेक्ट कमेटी में जो बिल गया है, सिलेक्ट कमेटी इसमें जो मतलब फाइनल करेगी उसको, चूंकि सिलेक्ट कमेटी में सारे दल के सदस्य हैं, तो आशा यही है कि जब पार्लियामेंट अगले सेशन में बैठेगी, विंटर सेशन में, तो ये बिल मेरे ख्याल से सर्वसम्मत से पास हो जाएगा, पारित हो जाएगा। जिस दिन ये पारित होगा, चाहे नवंबर में या दिसंबर में, वो भारत के लिए मतलब कानून के हिसाब से स्वर्ण दिन होगा। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।